ऑडियो बुक के सफर को। रिटन बाय अल्फाज है बेंजामिन ग्राहम के। बेंजामिन ग्राहम 1884 से लेकर 1976 तक इनका जीवन काल रहा। उन्होंने 1914 में इन्वेस्टर के रूप में अपना करियर शुरू किया, जिसके बाद 1920 के दशक में इकोनॉमिक क्रैश के कारण उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। उनकी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उन लेसन्स का कॉम्पिलेशन है जो उन्होंने एक यंग इन्वेस्टर के रूप में सीखे थे। सिनॉप्सिस: द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किताब एक रिलायबल सोर्स के थ्रू इन्वेस्ट करने की सलाह देती है। बेंजामिन ग्राहम एक इन्वेस्टर जिन्होंने 1929 के फाइनेंशियल क्रैश के बाद तरक्की की। अपनी गलतियों से सीखते हुए लेखक ने इस किताब में ये बताया है कि किसी भी वातावरण में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए क्या करना उपयुक्त है। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपने पैसे डूबने की रिस्क लिए बिना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो इन्वेस्टर्स अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो अपनी सारी एनर्जी को इन्वेस्टिंग में लगाने के लिए अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस किताब में आपके लिए क्या है, तो इसमें आप मिस्टर वॉरेन बुफे जैसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर के तरीकों को समझने और उन्हें अपनाने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आप भी इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग करके सक्सेसफुल बन जाएंगे। क्या आपने कभी शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा है? हम में से जहां कई लोग इसके बारे में सीरियसली सोचते हैं, वहीं ज़्यादातर लोग इस फील्ड में हुए फाइनेंशियल क्राइसिस, बर्स्ट बबल्स और इकोनॉमिक क्रैशेस की वजह से इस पर भरोसा करने से हिचकिचाते हैं। हालांकि बाजार में इन्वेस्ट करने का एक तरीका है जिसमें आपके सब कुछ खोने का रिस्क नहीं है, और वो है इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग। पहली बार 1949 में बेंजामिन ग्राहम द्वारा आउटलाइंड इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग किताब में शेयर मार्केट के लिए एक लॉन्गर टर्म, ज़्यादा रिस्क अवर्स अप्रोच ली गई है, और ये सच में काम भी करती है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किताब पब्लिश होने के बाद के दशकों में कई इन्वेस्टर्स ने ग्राहम की इस अप्रोच को अमल में लिया है और उससे खूब पैसा बनाकर अपना भाग्य ही बदल दिया है, जिनमें सबसे फेमस है वॉरेन बफे। इन ऑडियो समरीज में आप सीखेंगे आपको हमेशा मिस्टर मार्केट को क्यों इग्नोर करना चाहिए, अपना इन्वेस्टमेंट करियर वर्चुअल मनी के साथ शुरू करना बेहतर क्यों है, तथा सबसे सस्ता स्टॉक कभी कभी सबसे वैल्यूएबल क्यों होता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं इस सफर को द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। चैप्टर 1। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने में जल्दबाजी नहीं करते। वे पहले किसी भी कंपनी के लॉन्ग टर्म वैल्यूज के बारे में अच्छी तरह रैशनली एग्जामिन करने के लिए समय लगाते हैं। इन्वेस्टिंग के जरिए बहुत पैसा बन सकता है, लेकिन बहुत कुछ खोना भी पड़ सकता है। फाइनेंशियल हिस्ट्री, जहां वॉरेन बुफे जैसे इन्वेस्टर्स की कहानियों से भरी पड़ी है, जिन्होंने सही कंपनियों में इन्वेस्ट करके और बदले में बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, वहीं अगर बहुत ज़्यादा ना सही लेकिन कुछ बदकिस्मती की कहानियां भी है, जिसमें कई लोगों ने गलत दाव पेच लगाकर फाइनली सब कुछ खो दिया। तो हमें खुद से पूछना होगा कि क्या इन्वेस्ट करना वास्तव में इतना रिस्क उठाने के लायक है? जवाब है हाँ। ये रिस्क उठाना तब तक रियली वर्थ हो सकता है जब तक आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स सेफ और स्टेडी रिटर्न्स अचीव करने के लिए थॉरो एनालिसिस का यूज करते हैं। यह स्पेकुलेटिंग से बहुत अलग है, जिसमें इन्वेस्टर्स मार्केट में उतार चढ़ाव से होने वाले शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पे ही फोकस करते हैं। इसलिए स्पेकुलेशंस बहुत रिस्क से भरे हुए होते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए एक स्पेकुलेटर एक अफवाह सुन सकता है कि एप्पल जल्द ही एक नया हिट प्रोडक्ट रिलीज करेगा, और फिर बहुत सारे एप्पल स्टॉक्स खरीदने के लिए मोटिवेटेड हो जाएगा। अगर वो लकी है तो ये जानकारी उसके काम आएगी और उसे बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अगर वो अनलकी है और अफवाह गलत साबित होती है, तो वो बहुत कुछ खो भी सकता है। इसके विपरीत इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स प्राइसिंग पर फोकस करते हैं। ये इन्वेस्टर्स सिर्फ तभी स्टॉक्स खरीदते हैं जब इसकी कीमत इसके इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे होती है, यानी वो वैल्यू जो कंपनी की ग्रोथ की प्रोपेंसिटी से संबंधित है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के रूप में आप शेयर तभी खरीदेंगे अगर आपको लगेगा कि आपकी लागत और कंपनी के बढ़ने पर आपके मुनाफे के बीच एक अच्छा मार्जिन हो। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी उसी तरह है जैसे आप शॉपिंग के समय करते हैं। उदाहरण के लिए एक एक्सपेंसिव ड्रेस खरीदने के लायक तभी है जब आप इसे कम से कम 1-2 बार पहने। करेक्ट है? अगर उस ड्रेस की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप एक सस्ती ड्रेस खरीद सकते हैं जो उतने ही समय के लिए पहननी है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की लाइफ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं होती है, लेकिन यहाँ ये ज़रूरी नहीं है। जो बात मायने रखती है वो है PROFIT, प्रॉफिट, मुनाफा। चैप्टर 2।
इस किताब में इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग के 3 प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया है। इन्वेस्टिंग के 3 प्रिंसिपल्स हैं जो सभी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स पर लागू होते हैं। सबसे पहले, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर शेयर खरीदने से पहले उन कंपनियों के लॉन्ग टर्म ग्रोथ और बिजनेस प्रिंसिपल्स को अच्छी तरह एनालाइज करते हैं जिनमें वे इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। स्टॉक्स की लॉन्ग टर्म वैल्यू फिक्स नहीं है, बल्कि इस बात पर निर्भर है कि कंपनी इसके पीछे कितना अच्छा परफॉर्म करती है। इसलिए किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, उसके मैनेजमेंट की क्वालिटी और क्या वह स्टेडी डिविडेंड्स यानी इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी या नहीं, इसकी जांच जरूर करें। सिर्फ शॉर्ट टर्म अर्निंग्स के जाल में ना फंसे। इसके बजाय लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स के लिए कंपनी की फाइनेंशियल हिस्ट्री की ठीक ठाक जांच करें। हम आपको कंपनी के बारे में एक बेहतर आइडिया देंगे कि वो अपनी मार्केट वैल्यू के बिना इंडिपेंडेंटली कितना अच्छा परफॉर्म कर सकती है। उदाहरण के लिए, ऐसी कंपनी जो प्रेजेंटली ज़्यादा फेमस नहीं है और इसीलिए उसकी शेयर की कीमत कम है, लेकिन इसका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, यानी इस कंपनी ने लगातार तरक्की की है और प्रॉफिट कमाया है, कि सबको एक अंडरवैल्यूड कंपनी लगेगी और किसी के भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करने की संभावना कम ही है, जबकि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना एक प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट होगा। दूसरा, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिवर्सिफाई करके सीरियस लॉसेस नहीं होने देते हैं। अपना सारा पैसा कभी भी एक शेयर में ना लगाएं, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना दिखे। जरा सोचिए कि अगर कोई फेमस कंपनी है जिसमें अपने आप पूरा इन्वेस्टमेंट लगा दिया और वो आपको टैक्स फ्रॉड स्कैंडल के लिए न्यूज में दिखाई दे, तो आपका इन्वेस्टमेंट तुरंत अपनी वैल्यू खो देगा और वो सारा समय और पैसा हमेशा के लिए तारारम पम खो जाएगा। अलग अलग कई जगह इन्वेस्ट करने से ये इंश्योर होता है कि अगर लॉस हुआ भी तो आप एक ही बार में सब कुछ नहीं खो बैठेंगे। फाइनली, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि वे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स नहीं बल्कि सेफ और स्टेडी रेवेन्यूज ही कमा सकते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स का गोल अपनी पर्सनल जरूरतों को पूरा करना है, ना कि वॉल स्ट्रीट पर प्रोफेशनल स्टॉक ब्रोकर से कम्पीट करके उनको पछाड़ना। हम उन लोगों से ज़्यादा बेहतर हरगिज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे डेडिकेटेड होकर यही बिजनेस करते हैं। हमें वैसे भी फास्ट मनी के लिए एम नहीं करना चाहिए, बल्कि एक लंबे समय के लिए निवेश कर अपना वेल्थ क्रिएट करना चाहिए। चैप्टर 3, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री के इंपॉर्टेंस को समझते हैं। कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले शेयर की हिस्ट्री को देखना सबसे पहला काम नहीं है। वो जरूरी तो है, लेकिन शेयर मार्केट की हिस्ट्री को देखना उससे ज्यादा जरूरी है। हिस्ट्री में देखने से पता चलता है कि शेयर मार्केट में हमेशा रेगुलर उतार चढ़ाव और फ्लक्चुएशंस चलते रहते हैं। अक्सर उन उतार चढ़ावों को दूर नहीं किया जा सकता। मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब है कि इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली दोनों तरीके से प्रिपेयर रहने की जरूरत है। 1929 में वॉल स्ट्रीट क्रैश की तरह इकोनॉमिक क्राइसिस जीवन का एक सच है और ये समय समय पर होती रहती है। इसलिए आपको ये इंश्योर करने की जरूरत है कि आप एक बड़े नुकसान को सहन करके भी सरवाइव कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको पास एक डिवर्स स्टॉक पोर्टफोलियो होना चाहिए जिससे आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स एक साथ नहीं डूबेंगे। इसलिए आपको मेंटली और साइकोलॉजिकली क्राइसिस के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। डेंजर के इनिशियल इंडिकेशंस पर ही सब कुछ नहीं बेच देना चाहिए। इसके बजाय याद रखें कि सबसे डिवास्टेटिंग क्रैशेस के बाद भी मार्केट हमेशा रिकवर होता है। आप हर क्राइसिस का अनुमान तो नहीं लगा सकते, पर मार्केट की हिस्ट्री को देखने से आप इसकी स्टेबिलिटी का बेहतर अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। जब आप ये इंश्योर कर ले कि मार्केट स्टेबल है, उस कंपनी की हिस्ट्री पर फोकस करें जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे। जैसे पिछले 10 सालों में स्टॉक की कीमत और कंपनी की अर्निंग्स और डिविडेंड्स के कोरिलेशन को देखें। फिर इन्फ्लेशन रेट पर विचार करें, या सामान्य भाषा में कहा जाए तो महंगाई की स्टडी करें। इसके बाद आप ये पता लगा पाएंगे कि आप वास्तव में कितना अर्न कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक साल के अंदर इन्वेस्टमेंट पर 7% रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर इन्फ्लेशन रेट 4% है तो आप सिर्फ 3% रिटर्न ही कमा सकेंगे। इसके बारे में ध्यान से सोचिए, क्योंकि आपके एफर्ट्स सिर्फ 3% रिटर्न्स के लिए वर्थ है भी या नहीं, ये सवाल खुद आपसे पूछिए। जब ऐसी श्रूड ट्रेडिंग की बात आती है तो हिस्ट्री का नॉलेज रखना एक अच्छा हथियार साबित हो सकता है। इसलिए हमेशा तेज रखें इस चीज को। चैप्टर 4, क्राउड या मार्केट पर अंधविश्वास। नेवर एवर डू सो, कभी मत करो। मार्केट की खामियों को समझने के लिए कभी कभी पूरे स्टॉक मार्केट को एक व्यक्ति जैसे कोई मिस्टर मार्केट के रूप में कल्पना करना आसान होता है। सभी लोग जानते हैं कि मिस्टर मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है,
बहुत मूडी है और कुछ खास चालाक भी नहीं। मिस्टर मार्केट आसानी से इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं और इसके कारण उनके काफ़ी मूड स्विंग्स होते हैं। आप ये बिहेवियर मार्केट के हमेशा अनसस्टेनेबल ऑप्टिमिज्म से अनजस्टिफाइड पेसिमिज्म के बीच में स्विंग होने के रूप में देख सकते हैं। जब एक नया आईफोन रिलीज किया, लोग अपनी एक्साइटमेंट में खुद को जैसे खो बैठते हैं। आईफोन आईफोन आईफोन, भाई आईफोन ही रिलीज हुआ है, ठीक है। मिस्टर मार्केट भी इससे कोई अलग नहीं है और हम ऐसे ही रिएक्शंस शेयर मार्केट में भी देखते हैं। जब कुछ एक्साइटिंग होने वाला होता है तो कीमतें यातायात बढ़ती है और लोग ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका असर ये होता है कि जब बाजार फ्यूचर ग्रोथ के बारे में बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है तो स्टॉक्स भी बहुत महंगे हो जाते हैं। दूसरी ओर कभी कभी बाजार बहुत पेसिमिस्टिक हो जाता है, आपको ऐसे सिचुएशंस में स्टॉक बेचने की वार्निंग्स देता है जिसमें कोई गारंटी नहीं होती। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को एक रियलिस्ट होना चाहिए और क्राउड को फॉलो करने से खुद को रोकना चाहिए। इसी तरह उसे मिस्टर मार्केट की मूड स्विंग्स को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जब मिस्टर मार्केट खुश होते हैं तो वह अपने आप को फ्यूचर में होने वाले उन प्रॉफिट्स के बारे में बताए जो वास्तव में होते ही नहीं, सिर्फ इसलिए कि अगर किसी शेयर में आज प्रॉफिट जनरेट हुआ तो ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा ही प्रॉफिटेबल रहेगा। इसके अपोजिट जो शेयर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनके नियर फ्यूचर में वैल्यू कम होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि डिमांड अक्सर वैल्यू को ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंचा देती है। यह जानते हुए भी शॉर्ट टर्म गेन से अट्रैक्ट हो जाना बहुत आसान है। हम पैटर्न्स को आसानी से रिकॉग्नाइज करने के लिए इवॉल्व हुए हैं, खासकर वो जो अच्छी चीज़ों के लिए आने का वादा करते हैं। वास्तव में लोग पैटर्न्स को पहचानने में इतने अच्छे होते हैं कि जब साइकोलॉजिस्ट्स उन्हें रैंडम सीक्वेंसेस दिखाते हैं और यहाँ तक कि उन्हें बताते हैं कि कोई पैटर्न ही नहीं, तब ही वो एक ना एक पैटर्न को खोजने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इसी तरह जब हम मुनाफे को बढ़ता और बढ़ता हुआ देखते हैं तो हम खुद को एक ऐसे पैटर्न को देखने के लिए ट्रिक करते हैं जिस पर हमें विश्वास है कि कंटिन्यू रहेगा। अब तक आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स को समझ ही गए होंगे। हमारे आगे की समरीज आपको अपनी यूनिक इन्वेस्टमेंट स्टाइल के आधार पर प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट टिप्स के बारे में जानकारी देंगे। चैप्टर 5, डिफेंसिव इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो ठीक तरीके से बैलेंस्ड, सेफ और इजीली मैनेजेबल होना चाहिए। जब आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी चुनें जो आपकी पर्सनैलिटी से सबसे अच्छी तरह मैच करती हो। आपको ये डिसाइड करने की ज़रूरत होगी कि क्या आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर है या फिर एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। अभी हम एक डिफेंसिव इन्वेस्टर पर फोकस करेंगे। डिफेंसिव इन्वेस्टर रिस्क से नफरत करता है, इसलिए सेफ्टी ही उसका प्राइम फोकस होता है। ये सेफ्टी तभी अचीव की जा सकती है जब वो अपने इन्वेस्टमेंट्स में डिवर्सिटी लाए। सबसे पहले आपको हाई ग्रेड बॉन्ड्स जैसे AAA गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज और साथ ही कॉमन स्टॉक्स दोनों में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कंपनी में आपका शेयर मेजर बिजनेस डिसीजंस के लिए वोटिंग पावर में बदल जाता है। आइडियली आपको दोनों के बीच लगभग 50-50, 50-50 का डिवीजन करना चाहिए, या बहुत ज्यादा रिस्क एवर्स इन्वेस्टर के लिए बॉन्ड्स के लिए 75% और शेयर्स के लिए 25% का डिवीजन एक्सेप्टेबल है। स्टॉक्स और बॉन्ड्स में सेफ्टी और प्रॉफिटेबिलिटी के अलग अलग लेवल्स होते हैं। बॉन्ड ज्यादा सेफ होते हैं लेकिन कम प्रॉफिट जनरेट करते हैं, जबकि स्टॉक्स कम सेफ होते हैं पर ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड्स दिला सकते हैं। इस तरह की डिवर्सिटी दोनों टेंडेंसीज के लिए जिम्मेदार है। दूसरा, आपके कॉमन स्टॉक पोर्टफोलियो को इसी तरह डिवर्सिफाइड होना चाहिए। सक्सेस की लंबी हिस्ट्री वाली बड़ी और फेमस कंपनियों में इन्वेस्ट करिए और रिस्क को कम करने के लिए कम से कम 10 अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। इस डिवर्सिटी के कारण आपको ये लग सकता है कि हमारी पहले की प्रोमिसेस के मुकाबले ये बहुत सारा काम है, लेकिन चिंता ना करें। चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए आप सिंप्लिसिटी ऑफ चॉइस का यूज़ करें। जब कॉमन स्टॉक्स पर डिसीजंस लेते हैं तो दोबारा उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लोर करने में कोई मतलब नहीं है। वेल एस्टैब्लिश्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स के पोर्टफोलियोज को देखिए और अपने पोर्टफोलियो को उनके साथ अलाइन करें। इसका मतलब ये नहीं कि जो लेटेस्ट और ट्रेंडिंग है या फिर जो फेमस है उन्हीं शेयर्स को ही खरीदना चाहिए, बल्कि लंबी सक्सेस हिस्ट्री वाले इन्वेस्टमेंट फंड्स की तलाश करें और उन्हें कॉपी करें। फाइनली, हमेशा एक एक्सपर्ट की सर्विसेज जरूर लें। वे इन्वेस्टिंग के इस खेल का आपसे बेहतर जानते हैं, आगा और पिछाड़ा, और आपको सबसे ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए बेहतर ढंग से गाइड कर सकते हैं। अगर आप इन सिंपल प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो आपको जल्दी या बाद में ही सही लेकिन अच्छे रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। चैप्टर 6, फॉर्मूला को फॉलो करने से इन्वेस्टिंग आसान हो जाती है। एक बार जब आप उन कंपनियों को चुन लेते हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये खुद को बधाई देने का समय हो जाता है, क्योंकि अब आपका ज़्यादातर काम पूरा हो गया।
अब आपको बस ये तय करना होगा कि आप रेगुलरली कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और समय समय पर अपने स्टॉक्स की जांच करते रहना चाहिए। इस दौरान आप फॉर्मूला इन्वेस्टिंग नाम के एक प्रोसेस का उपयोग करेंगे, जिसमें आप स्ट्रिक्टली प्रीडिफाइंड फॉर्मूले के अनुसार ये तय करते हैं कि आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे और कितनी बार। इस अप्रोच को डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी कहा जाता है, जिसके तहत आप हर महीने या क्वार्टर में एक कॉमन स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और हमेशा एक ही राशि के साथ। एक बार जब आपको आपके द्वारा सेफ और साउंड तय किया हुआ स्टॉक्स मिल जाता है, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को ऑटो पायलट पर सेट कर सकते हैं। अपने आप को एक फिक्स्ड अमाउंट के लिए कमिट करके शुरू करें। जैसे आपने रकम तय की $50 और आप ये रकम हर कुछ महीनों में इन्वेस्ट करेंगे। फिर अपने $50 में आप ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स खरीदें। ये फायदा ये है कि यहाँ पर आपको कोई और कोशिश करना ही नहीं। आप कभी भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे और आप सर्टेनली जुआ तो नहीं खेलेंगे। फॉर्मूला इन्वेस्टिंग की इमोशनल डिमांड्स के कारण आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जैसे आपको अपना टारगेटेड स्टॉक एकदम कम रेट पर मिल रहा हो, तो भी आप पहले से तय लिमिट से ज्यादा खर्च नहीं करेंगे और इस तरह आप एक अच्छा स्टॉक बेहद कम दाम में खरीदने का मौका खो सकते हैं। फिर भी डिफेंसिव इन्वेस्टर्स को ये इंश्योर करने के लिए समय समय पर जांच करनी चाहिए कि उनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज अभी भी अच्छी तरीके से चल रहे हैं। इसके लिए एक अच्छा रूल ये है कि हर 6 महीने में आप अपने पोर्टफोलियो के कॉमन स्टॉक्स और बॉन्ड्स के डिवीजन को रीएडजस्ट कर लें। अपने आप से पूछे, क्या मेरे स्टॉक्स अभी भी प्रॉफिटेबल है? क्या वो रेशियो अभी भी सेम है जैसा कि मैंने शुरू में इन्वेस्ट किया था, जैसे 50-50? फाइनली आपको अपने फंड्स को एडजस्ट करने के बारे में कंसल्ट करने के लिए साल में एक बार प्रोफेशनल की सलाह तो लगेगी ही लगेगी। जब आप वो सब जानते हैं जो आपको एक डिफेंसिव इन्वेस्टर के रूप में अपना करियर शुरू करने की जरूरत है, हमारी आगे का ऑडियो समरी में एक सक्सेसफुल एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनने के लिए जरूरी स्ट्रैटेजीज के बारे में बताया गया है। चैप्टर 7, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स भी डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के समान शुरुआत करते हैं। एक सक्सेसफुल एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनने के लिए आपको डिफेंसिव इन्वेस्टर्स जैसी स्ट्रैटेजीज ही इंप्लॉय करनी होगी। एक डिफेंसिव इन्वेस्टर की तरह आपको भी अपने फंड्स को बॉन्ड्स और कॉमन स्टॉक्स में डिवाइड करना होगा। जहां डिफेंसिव इन्वेस्टर्स अक्सर स्टॉक्स और बॉन्ड्स के बीच 50-50 के डिवीजन को ऑप्शन चुनते हैं, वहीं एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स कॉमन स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वे ज्यादा रिस्की होने के बावजूद ज्यादा प्रॉफिटेबल हैं। और डिफेंसिव इन्वेस्टर की तरह एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स को भी एक फाइनेंशियल प्लानर से कंसल्ट करना चाहिए। हालांकि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर अपने फाइनेंशियल प्लानर को एक टीचर के रूप में नहीं, बल्कि उसे अपने मनी मैनेजमेंट के पार्टनर के रूप में देखता है। यानी वो अपने फाइनेंशियल प्लानर को सिर्फ फॉलो नहीं करता, बल्कि वे दोनों साथ मिलकर डिसीजंस लेते हैं। बॉन्ड्स और कॉमन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो के बेस के रूप में यूज करने के अलावा एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर दूसरी तरीके के शेयर्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिनमें हाई रिस्क्स और हाई रिवॉर्ड्स भी हैं। उदाहरण के लिए, आपने एक आने वाले नए स्टार्टअप के बारे में पढ़ा होगा और आपको लगता है कि यह अगला गूगल हो सकता है। दूसरे शब्दों में, ये एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी रिप्रेजेंट करता है। एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के रूप में आपके पास इस कंपनी पर रिस्क लेने के सारे अवसर हैं, लेकिन सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी के साथ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कितनी एक्साइटिंग या प्रॉमिसिंग लगती है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स को इन शेयर्स को अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो के मैक्सिमम 10% तक लिमिट करना चाहिए। ये याद रखें कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर भी गलती कर सकते हैं। आफ्टर ऑल हम सभी इंसान हैं यार, गलतियों का पुतला। और कई बार रैशनल लोगों के लिए भी कभी कभी वाइल्ड हो जाने वाले मिस्टर मार्केट के बारे में प्रेडिक्शन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें इकोनॉमिक लॉस या पुअर इन्वेस्टमेंट के मामले में अपने पैसे की सेफ्टी के लिए लिमिट्स डिसाइड करनी होगी। और डिफेंसिव इन्वेस्टर्स की तरह एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स को ये नहीं भूलना चाहिए कि आने वाले प्रॉफिट फ्लो को बनाए रखने के लिए उनके पोर्टफोलियो की निरंतर रिसर्च और मॉनिटरिंग जरूरी है। चैप्टर 8, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स मार्केट के उतार चढ़ाव को फॉलो नहीं करता है। ये अप्रोच, जिसे ट्रेडिंग इन द मार्केट के नाम से जाना जाता है, इन्वेस्टर्स के लिए टिपिकल है क्योंकि उन्हें डर रहता है कि फ्लो के अगेंस्ट जाने से फाइनेंशियल लॉसेस होंगे। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हालांकि ये बेहतर जानता है, मिस्टर मार्केट पर भरोसा करना डेंजरस है। अगर किसी शेयर की कीमत तेजी से चढ़ रही है तो चांसेस है कि ये पहले से ही अपनी इनहेरेंट वैल्यू से ज्यादा महंगा है या यह एक रिस्की इन्वेस्टमेंट होगा। क्या आपको कुछ साल पहले का यूएस हाउसिंग बबल याद है? हर कोई हाउसिंग में इन्वेस्ट कर रहा था और जैसे जैसे कीमतें बढ़ती रही, किसी को एहसास ही नहीं हुआ कि कीमतें ऑलरेडी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से पूरी तरह अनरिप्रेजेंटेटिव है। मैक्सिमम लिमिट तक इग्नोर होने के बाद पूरा मार्केट क्रैश हो गया।
इस एग्जैक्ट सिनारियो से बचने के लिए इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स मंदी में खरीदते हैं और तेजी में बेचते हैं। अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली एग्जामिन करें और उन कंपनियों की जांच करें जिनमें आप इन्वेस्ट करते हैं। खुद से सवाल पूछिए, जैसे कि क्या मैनेजमेंट अभी भी एक अच्छा काम कर रहा है, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके पोर्टफोलियो में से एक कंपनी ओवररेटेड है और उसके शेयर की कीमतें उसके वास्तविक मूल्य से बढ़ती जा रही है, क्रैश होने से पहले उन्हें बेचना बेहतर होगा। दूसरी ओर, आप मंदी वाले बाजार में आपको खरीदना चाहिए। एजाई याहू इंक ने 2002 में किया था, जब उसने इनकटॉमी कॉरपोरेशन को सिर्फ $1.65 पर शेयर के लिए खरीदा था। ये एक सनसनीखेज सौदेबाजी थी। मिस्टर मार्केट उस समय डिप्रेस्ड हो गया जब कंपनी के मुनाफे में $231.625 प्रति शेयर की गंभीर रूप से गिरावट के बाद कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं रही थी। वो एक बड़े बार्गेन की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखेगा, लेकिन बार्गेन्स करना बहुत मुश्किल है। यही कारण है कि पहले साल में आपकी प्रैक्टिस का वर्थ अचीव करना बहुत जरूरी है। अगर आप वर्चुअल वर्ल्ड में सरवाइव कर सकते हैं, आप इसे रियल लाइफ में भी सक्सेसफुल रहेंगे। कंक्लूजन, इस किताब का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि चाहे आप डिफेंसिवली इन्वेस्ट करना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योर के रूट पर जाना चाहते हैं, जब स्टॉक्स की बात आती है तो आपको हमेशा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के रास्ते पर चलना चाहिए। आपको बस यहाँ दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करना है और आप भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को मॉडेस्ट लेकिन स्टेडी प्रॉफिट्स में बदल सकते हैं। बाप रे, इन्वेस्टमेंट दूर से तो मतलब बड़ी हरी भरी खाई दिखती है, लेकिन जब कूद के देखा आज इसकी गहरी खाई में तो पता चला ये खाई कभी खत्म ही नहीं होती। इसके इतनी ब्रांचेस, इतनी जगह, इतना बड़ा यूनिवर्स है और कहां से कैसा दिमाग लगाकर किसी भी पॉसिबल सिचुएशन में पैसे को बनाया और गिराया जा सकता है, ये मुझे आज मालूम पड़ा। थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑडियो बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसके द्वारा लिखी गई है, उनको सलाम है मेरा, बेंजामिन ग्राहम। और ये सही मायनों में द डेफिनेटिव बुक ऑन वैल्यू इन्वेस्टिंग है।